अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम इनसाइट। मैं हूं सैयद मुज़म्मिल। इसहाक डार साहब की तरफ से कौमी असम्बली में आज फ़ाइनेंस बिल 2023 जो है वो पेश कर दिया गया और इसमें भी आवाम के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है मामूल के मुताबिक, क्योंकि मज़ीद टैक्सेस की एक बौछार दिखाई दे रही है। 170 अरब रुपए के इजाफी टैक्स लागू करने का प्लान जो है वो सामने आया है और इसमें मोबाइल फ़ोन्स अगर लगा लें या कुकिंग ऑयल की बात कर लें, सबसे इम्पॉर्टेंट ये कि सीमेंट की बात कर लें और एयर टिकट्स में इस तरह की बहुत सी अशिया और भी हैं जिसको मज़ीद महंगा करने की हुकूमत की तरफ से सिफारिश जो है वो एक्सेप्ट की गई। इसके अलावा लग्जरी अशिया के ऊपर जो है वो तकरीबन 25% मज़ीद टैक्स आयद करने की तजवीज़ शामिल है। इसहाक डार साहब ने यह भी कहा कि हमने बहुत मुश्किल हालात में ये हुकूमत संभाली है और जो गुज़श्ता हुकूमत की तरफ से IMF का मुआहदा किया गया वो ख़ासा हार्श टर्म्स के ऊपर हुआ था। 24,000 रुपये का कर्ज़ा जब था मुल्क के ऊपर तब हुकूमत हमें मिली थी, तो उनका कहना यही था कि जिन हालात में PDM की हुकूमत ने टेक ओवर किया है वो बहुत मुश्किल थे और साथ साथ मज़ीद मुश्किल जो है वो इन मज़ीद टैक्सेस से आएगी जो इसहाक डार साहब आज अनाउंस कर रहे थे। इसके अलावा इमरान खान साहब की अगर हम बात करें तो आज इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत जो है उसकी तरफ से अदम पेशी पर इससे पहले इमरान खान साहब की ज़मानत को ख़ारिज किया गया, जिसके बाद हमने देखा कि लाहौर हाई कोर्ट ने भी हिफाजती ज़मानत के मामले में इमरान खान साहब को तलब किया, अब से कुछ देर का टाइम दे सके हैं वो। और इससे पहले लाहौर हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर एम्बुलेंस में भी उनको लेकर आना पड़ता है तो उनको लेकर आया जाए। और ये भी कहा जा रहा है कि अब से 15 से 20 मिनट के बाद सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी कि वहाँ पर क्या गारंटीज़ PTI की तरफ से दी जाती हैं अगर तो ये ज़मानत जो है PTI सीक करती है। तो इमरान खान साहब ने आज ख़िताब भी किया और अपने ख़िताब में उन्होंने ये कहा कि फ़ाइनेंस बिल जो है इसकी सेनेट में भरपूर मुखालिफत की जाएगी, लेकिन सदर पाकिस्तान अपनी कैपेसिटी में एटलीस्ट इसकी मुखालिफत नहीं करेंगे। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि एक बड़ी पार्टी है तहरीक इंसाफ, अगर ये चाहे तो हड़तालों से मुल्क को बंद कर सकती है, लेकिन हम पुरअमन रहेंगे और जेल भरो तहरीक का आगाज़ करेंगे। इन तमाम मौज़ूआत पर आज हमने बात करनी है। हमारे साथ हामिद जमान साहब, चेयरमैन एप्टमा नॉर्थ, बहुत शुक्रिया हामिद साहब आपका। इसके अलावा मुनीज़ा जहांगीर साहिबा ज्वाइन कर रही हैं, तजिया निगार हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया। मतीन हैदर साहब ने हमें ज्वाइन किया है, तजिया निगार हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया। हामिद साहब, सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा, ये जो टैक्सेस का नफाज हुआ है 170 अरब रुपये के इजाफी टैक्स हम देख रहे हैं, जिसमें कुकिंग ऑयल की बात कर लें, सीमेंट की बात कर लें, मुश्किलात मज़ीद बढ़ जाएंगी बिज़नेस कम्युनिटी की भी, आम आदमी की भी। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुज़म्मिल साहब, मैं थोड़ा सा पीछे पहले जाऊंगा कि जो IMF की कंडीशनैलिटीज की वजह से मुबैना तौर पे जो इन्होंने एनर्जी के साथ किया है, तो ख़ास तौर पे जो पंजाब के साथ किया है, इन्होंने पंजाब को तो बिल्कुल, जिसको कहते हैं ना, थ्रू पंजाब अंडर द बस, इन्होंने बिल्कुल हमें बस के नीचे फेंक दिया है और पंजाब बाय इटसेल्फ को इतना इनकम्पेटिटिव बना दिया है कि या पंजाब वाले सारे टेक्सटाइल इंडस्ट्री बंद कर दें या वो सिंध में या KPK में जाके लगा लें, तो विच इज नॉट इन द रेल्म्स ऑफ पॉसिबिलिटी। तो देखें, एक मोमेंटम था, हम एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ पे जा रहे थे, उसका सबसे बड़ा एक जो जो हमें बढ़त थी वो हमें रीजनली कंपेटिटिव एनर्जी टैरिफ्स मिल रहे थे। मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं, ये बहुत बात हो रही है आजकल कि टेक्सटाइल को बहुत बड़ी सब्सिडी दी जा रही है। प्लीज लेट मी एक्सप्लेन, ये टेक्सटाइल को सब्सिडी नहीं दी जा रही। टेक्सटाइल को जो रेट इनको कॉस्ट करता है वो चार्ज होना चाहिए, क्योंकि इनकी जो इनएफिशिएंसीज हैं या इन्होंने जो गलत मुआहदे किए हुए IPPs के साथ आज से 25-30 साल पहले जो चलते जा रहे हैं, दुनिया की सबसे महंगी ये बिजली प्रोड्यूस कर रहे हैं, और फिर जो लाइन लॉसेस होते हैं और जो क्रॉस सब्सिडाइज करते हैं, ये 200 या 300 यूनिट इस्तेमाल करने वालों को उनको तकरीबन फ्री में जाती है। वो सारी क्रॉस सब्सिडी, अपनी इनएफिशिएंसीज, अपने गलत कॉन्ट्रैक्ट का जो बोझ होता है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री और बाकी इंडस्ट्री पे डाल रहे हैं, डिस्पाइट द फैक्ट कि ये 20 रुपए पे हमें दे रहे थे बिजली अब तक। तो उसके बावजूद हम ग्रो कर रहे थे और हमने 19.5 अरब की एक्सपोर्ट्स 2 साल में अचीव कर ली, 12.5 से 19.5 पे, इन्हीं वजूहात पे। अच्छा, अब आपको एक याद करना है कि बात यह नहीं कि हमारा सिंध से या KPK से पंजाब का मुकाबला हो रहा है, हमारा मुकाबला दुनिया से हो रहा है। हम बांग्लादेश, इंडिया, वियतनाम, श्रीलंका, इन लोगों से मुकाबला करते हैं, और अगर हमारी एनर्जी इनसे 50% या 100% या 40% ज्यादा होगी, हम इनसे मुकाबला नहीं कर सकते। एक बात हमें याद रखनी है
कि हम जितने मर्जी एफिशिएंट हो जाएं, हम हुकूमत की इनएफिशिएंसीज और इनकी लैक ऑफ कंट्रोल को हम अपनी प्राइसेस में बिल्ड करके हामिद दुनिया साहब, को नहीं कदा कलामी सप्लाई। की माजरत, लेकिन इसहाक डार साहब ने बिल्कुल डिफरेंट पिक्चर पेंट की है। उन्होंने ये कहा है कि हम 2013 के बाद जो हमारा टेन्योर आया 6% पर ग्रो कर रहे थे, उसके बाद जो एक्सपेरिमेंट हुआ उससे नुकसान पहुंचा। IMF की जो डील साइन की गई 2019 में, उसकी टर्म्स इतने हार्श थी कि हमारे पास ऑप्शंस महदूद हो गई। तो उनका जो व्यू है इस चीज़ को लेकर, वो तो साबिका हुकूमत पर ब्लेम डाल रहे हैं सारा। देखिए जी, ये तो सबसे आसान बात है। जो बंदे को आपने निकाल दिया या जो रहा नहीं, आप सारी गुनाह उस पे डाल दें। अब वो तो वहां है नहीं जवाब देने के लिए, लेकिन मैं एज एन इंडस्ट्रियलिस्ट, एज ए प्रैक्टिशनर जो फील्ड में काम कर रहा है, सबसे ज्यादा किसको पता होता है क्या हो रहा है? जो स्टेक होल्डर्स हैं। तो मैंने सही। 50 साल में जो पिछले 2-3 साल में हमने ग्रोथ देखी है, मेरे 50 साल के तजुर्बे में मैंने वो ग्रोथ अच्छा, नहीं देखी। ठीक है, ये जिस पॉइंट आ तरह गया। की एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ ये पिछले 3 साल में आई, और आप फिगर्स देख लेना, हर हुकूमत, हर सियासतदान ये कहता है मैं ठीक था, पिछले वाले ने खराब कर बिल्कुल, दिया। ये पाकिस्तान में एक मजीरा रिस्पॉन्सिबिलिटी बन लेनी पड़ेगी। एक सही कह रहे हैं मजीरा आप। बन, मौक़िफ़ आ गया ठीक आपका। है ना? मुनीज़ा साहिबा, आप आपको फिगर्स गुफ्तगू में शामिल करना चाहूँगा। ये 170 अरब रुपए के इजाफी टैक्स आज लग चुके हैं, और इसहाक डार साहब एक बार फिर से रिस्पॉन्सिबिलिटी तो नहीं ले रहे। वो तो यही कह रहे हैं कि जिन टर्म्स पे ये मुआहदा हुआ है ये हमने नहीं किया, हम सिर्फ कंडीशंस को मीट कर रहे हैं। और जब हम आए थे तो हमारे सामने 34,000 अरब का कर्ज था। आपको लगता है ऐसा ही है और रिस्पॉन्सिबिलिटी इस गवर्नमेंट पर नहीं आती? देखिए जी, मैं समझती हूँ कि रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ तो इनको लेनी चाहिए। इसलिए चूँकि अगर आप IMF की शराइत की तरफ जाएँ या आप मिफ्ता इस्माइल साहब और इसहाक डार साहब का मुकालमा देखें, तो मिफ्ता इस्माइल इनके ऊपर इसी बात के ऊपर तनकीद कर रहे थे कि आपको आज नहीं तो कल IMF की शराइत माननी पड़ेंगी, और अगर आप जितनी देर करेंगे उतनी जो शराइत है वो सख्त हो जाएँगी, और ये जो कड़वी गोली है निकलना उतना ही मुश्किल हो जाएगा। तो ये तो पहले आपको याद होगा कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत में असद उमर साहब ने बहुत देर कर दी थी। बड़े अरसे तक वो नहीं गए IMF के पास, और ये कहते रहे कि हमें ज़रूरत नहीं है IMF के पास जाने की, हम और कई जगहों से पैसे ले लेंगे। ये बात उनको समझ में आई है कि अगर IMF की शराइत ये नहीं मानते और उनसे जो लोन प्रोग्राम है उनके जो कंडीशंस है उन पे पूरे नहीं उतरते, तो जो सऊदी अरब है, UAE जो इनको लोन्स दे रहे हैं, और चाइना भी, वो भी इनको लोन्स नहीं देंगे। ये सब कुछ जुड़ा हुआ है, और वो तभी देंगे अगर वो कॉन्फिडेंस लाएं अपनी मार्केट के अंदर IMF की शराइत पूरे करके। तो एक तो ये बात है। ये पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को भी बड़ी देर से समझ में आई, और जब समझ में आई तो बहुत देर हो चुकी थी, और ये बात इसहाक डार साहब को भी देर से समझ में आई। मगर जो हमारी मालूमात है उसके मुताबिक इसहाक डार साहब ये कोशिश ज़रूर कर रहे थे कि जो गरीब तबका है उसको कम से कम जो है वो चोट जो है उस हर्ट होए। तो मेरा ख्याल है कि इसहाक डार साहब ने आज जो बजट पेश किया है उसके खदोखाल तो हमने देखे हैं, डिटेल्स में हम नहीं देखा, मगर उसके अंदर जो लग्जरी आइटम्स हैं उनके ऊपर टैक्स जो है उन्होंने नाफिज किया है। फिर बिजनेस क्लास और फर्स्ट क्लास टिकट्स, एरोप्लेन की, एयर फ्लाइट्स की, उसके ऊपर टैक्स नाफिज किए हैं। चॉकलेट्स, कोल्ड ड्रिंक्स, इनके ऊपर जो टैक्सेस हैं वो नाफिज किए गए हैं। तो मेरा ख्याल है ये लग्जरी आइटम्स ही हैं और इम्पोर्टेड होते हैं। तो इसके ऊपर जो गरीब तबका है मेरा ख्याल है शायद उसके ऊपर इतना ज़्यादा बोझ ना पड़े। मैं माशी माहिर तो नहीं हूँ, मगर ज़ाहिर है हम देखते हैं बजट्स को, और उसे अभी तो ये लग रहा है। मगर जो ओवरऑल इन्फ्लेशन है वो इस वक्त 30% से ज़्यादा है। जब इमरान खान साहब छोड़ के गए थे तो लगभग 13%, 15% थी। तो मुनीर साहिबा, लेकिन इसके साथ साथ इसहाक डार साहब को जो फाइनेंशियल विजिट कहा जाता है और कहा जा रहा था कि वो 200 से नीचे डॉलर को ले आएंगे, अब तक अचीव वो नहीं कर पाए। तो आपको लगता है कि मिफ्ता इस्माइल साहब को पॉइंटलेसली रिमूव कर दिया गवर्नमेंट ने विदाउट एनी प्लान अहेड? देखिए, मैं समझती हूँ कि अगर आप एक हुकूमत के ऊपर एक ऐसा टाइम ले आए, या आप एक हुकूमत को ऐसे मुश्किल में डाल दें कि उनको ये नहीं पता कि उन्होंने कब तक हुकूमत करनी है, तो इनसिक्योर हो इसके लिए जाए। प्लान बनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर मुझे और आपको कहा जाए जी पता नहीं कल आपने प्रोग्राम करना है कि नहीं करना, तो हम शायद ये प्रोग्राम भी सही तरीके से ना कर सकें। तो ये एक लॉजिकल सी बात है कि जब आप इतनी बार डिस्टर्ब करेंगे हुकूमतों को, चाहे वो इमरान खान साहब हों, चाहे वो मियां नवाज शरीफ साहब हों, जो भी हो, तो फिर एक कॉन्फिडेंस भी मर जाता है सियासतदानों के अंदर, किस तरह परफॉर्म कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल है इनको, जो वो कहते हैं ना कि जी हम न्यूट्रल है, तो अब बाकी में न्यूट्रल हो जाना चाहिए। नहीं तो मैं नहीं समझती कोई भी
मनमोहन सिंह साहब का एग्जाम्पल देते हैं लोग इंडिया में कि उन्होंने बड़ी अच्छी तरीके से आईएमएफ का लोन लिया और फिर 2 साल में वापस कर दिया। मैं तो कहती हूँ कि अगर मनमोहन सिंह साहब के पास न्यूट्रल्स होते तो शायद वो ना कर पाते। सही। मतलब वो सिस्टम को जो है वो स्मूथली रन करना चाहिए। पॉइंट आ गया आपका। मतीन साहब, आपसे ये सवाल, ओवरऑल कंडीशन कैसी देख रहे हैं आप? जो इजाफी टैक्स भी लगाए जा रहे हैं, इन्फ्लेशन भी बढ़ रही है, आईएमएफ का प्रोग्राम जो है उसमें फर्दर डिले आ चुका था पहले, अब भी टॉक्स जो हैं उस पर जारी हैं। तो आपको इस गवर्नमेंट की इकनॉमिक परफॉर्मेंस लगता है कि आइसोलेटेड जजमेंट होनी चाहिए इसके ऊपर, या तहरीक इंसाफ की परफॉर्मेंस को साथ लिंक करें इसके और ओवरऑल पर्सपेक्टिव में देखें इसको? वो बड़े इंतहाई काबिल माहिरीन हैं और मुनज़्ज़र जहांगीर ने भी इस पर रोशनी डाली। मैं ये कहूँगा बिल्कुल गैर जानिबदारी के साथ कि ये जो नए टैक्सेस हैं, अगरचे ये कहा जा रहा है कि लग्जरी आइटम्स हैं, लेकिन इसमें सीमेंट और कुकिंग ऑयल तो लग्जरी आइटम नहीं है। एक इंतहाई गरीब आदमी, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास पर्सन और अपर मिडिल क्लास, तकरीबन सभी लोग मकान बनाते हैं। शादी ब्याह की तकरीबात को भी टैक्स कर रहे हैं। शादी ब्याह की तकरीबात को टैक्स किया गया। वहाँ पे ऑलरेडी जो लोग उसकी बुकिंग कराते हैं वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा टैक्सेस पे कर रहे हैं। और फिर सीमेंट पे जिस तरीके से सेल्स टैक्स को बढ़ाया गया, उससे आपको पता है कि इस वक्त अभी भी मुल्क में लाखों की तादाद में अपार्टमेंट्स, टावर्स और रिहायशी बिल्डिंग्स वो बन रही हैं। तो वो जिस प्राइस पे पहले लोगों के साथ बुकिंग हुई थी, अब उसमें झगड़े होना शुरू हो गए। कंस्ट्रक्शन कंपनीज ये कह रही हैं कि हमारी कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन बढ़ चुकी है। तो इससे यकीनी तौर पे लग्जरी आइटम्स पे तो हुआ है, लेकिन कुकिंग ऑयल किसी भी तौर पे लग्जरी आइटम नहीं है। हर शख्स तकरीबन अपनी रोज़मर्रा की खुराक में हांडी में कुकिंग ऑयल इस्तेमाल होता है। और उसके साथ साथ जो दीगर अशिया के ऊपर जिस तरीके से मशरूबात के ऊपर लगाया गया, आगे रमज़ान मुबारक आने वाला है एक महीने के बाद, तो मशरूबात तो रमज़ान मुबारक में जो है वो अफ्तारी के वक्त तो एक इंतहाई अहम तरीन वो जुज़्व होता है। तो मैं नहीं समझता कि इससे इन्हें माशी तौर पे कुछ इस्तेहकाम मिलेगा। अगर कुछ मिल भी जाएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए वज़ीर ख़जाना इसहाक डार के पास किसी किस्म की कोई माशी पॉलिसी नज़र नहीं आ रही। अगर ये इस तरह टैक्सों से मज़ीद निज़ाम को चलाने की कोशिश करेंगे तो ये नहीं चलेगा। तीन साहब, जिस तरह कता कलामी की माजरत आप फरमा रहे हैं कि कोई पॉलिसी लॉन्ग टर्म इनके पास नहीं है, तो जो रियासत बचा रहे हैं सियासत नहीं, ये जो नारा है, ये जो बयानिया है, इसमें वजन रहा फिर कुछ अगर प्लान ही नहीं है? जी, इसमें देखिए, रियासत नहीं बचा रहे। मेरी एक इंतहाई अहम शख्सियत के साथ मुलाकात हुई जो हुकूमत का ही हिस्सा हैं, और उसमें ये कहा जा रहा था कि क्या वजह है, और ये यकीनन पैनलिस्ट भी और सुनने और देखने वाले भी, कि वाई प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ इज नॉट डिलीवरिंग। ये क्वेश्चन अब तमाम हलकों में किया जा रहा है कि जो ताकतें उन्हें लाई, तो अब वो परफॉर्मेंस जिस तरह की वो लाहौर में बैठ के पंजाब की कर रहे थे, और वो परफॉर्मेंस अब इस्लामाबाद में बैठ के दिखाई नहीं दे रही। इकोनॉमिक टीम ने बहुत मायूस किया। आप शब्बर जैदी साहब के तज्जिए सुन चुके हैं कि वो जिसे कहते हैं कि वो इधर उधर की बस वो शॉर्ट टर्म जिसे कहते हैं ऐसा कोई मैयर ले रहे हैं कि जिससे कोई आर्जी तौर पे कोई संभाला हो सके। देखिए, ये इन्होंने कहा कि हम एलसीज जो है वो बाज़ शोबों के लिए खोल रहे हैं, जिसमें पेट्रोलियम भी है, जिसमें एक दो कुछ और आइटम्स भी हैं। लेकिन कल ही मैं कराची में था, और दो दिन कबल मैंने वहाँ पे जो 3 पोर्ट्स हैं मुजम्मिल साहब, मैंने खुद देखा पोर्ट ऑपरेशंस बंद हैं बिल्कुल। हजारों की तादाद में कंटेनर्स वहाँ पे खड़े हुए, और एक अंग्रेजी अखबार में ये खबर आई कि सिर्फ 250 से जायद चाय के कंटेनर्स हैं, और अगर उन्हें उनकी फौरी तौर पर मतीन साहब, लेकिन इस सारी सूरत हाल में बुलेट प्रूफ गाड़ियां फिर भी आ जाती हैं। जी, आप ये देखें ना कि टी और बेसिक फूड आइटम्स जो हैं वो उसके कंटेनर्स पड़े हुए हैं, और इंतहाई लग्जरी मोटर बाइक्स आए, इंतहाई लग्जरी व्हीकल्स आई हैं, उनके लिए कैसे SROs जारी हो जाते हैं, उनके लिए फौरी तौर पर रूल्स कैसे रिलैक्स हो जाते हैं। एक नुकता मैं ये कहूँगा, और उसके बाद आप यकीनी तौर पे दीगर पैनलिस्ट के इधर, कि माशी इस्लाहात का कोई प्रोग्राम नहीं है। इकनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल कहीं एग्जिस्ट नहीं करती। माशी इस्लाहात किसी भी एतबार से शुरू नहीं की गई। अगर हम हुकूमत की सादगी की बात करते हैं तो इस वक्त 85 के करीब फुल फ्लेज मामनीन खुसूसी, मुशीरान, वजीर मुमलिकत और वफाकी वज़रा और दीगर बाज़ ऐसी शख्सियात हैं जिनको वफाकी वजीर का दर्जा है,
ये सारे मिलाएं तो 100 के करीब है मुजम्मिल साहब। हुकूमत के पार्ट के ऊपर हमें कहीं भी दूर दूर तक कोई सादगी नहीं नजर आती, कोई एजेंडा नजर नहीं आ रहा, कोई रिफॉर्म्स का एजेंडा नहीं, कोई सादगी नहीं, और अपनी अय्याशियां और अपनी कैबिनेट में एक्सपेंशन और परफॉर्मेंस जीरो। ठीक है हामिद साहब, जिस तरह से आपने बात की टेक्सटाइल सेक्टर के जो मसाइल हैं उस पर भी आपने परफॉर्मेंस को कंपेयर किया, लेकिन सलूशन की जब बात आती है तो वो शायद मालूम ये होता है किसी के पास नहीं है। कोई कहता है इलेक्शन करवा दो, कोई कहता है कि IMF की डील हमने नहीं की, ये टर्म्स वहाँ पर मौजूद हैं, उसको हमें मीट करना पड़ेगा। सलूशन फिर क्या प्रोवाइड करेंगे एज एन अल्टरनेटिव? आपको लगता है कोई और ऑप्शन है IMF की सुने बगैर आगे चलने की? जी देखें, मैंने मतीन साहब ने कुछ बहुत अच्छी बातें की हैं। मैं एक तो ये जो कुछ कर रहे हैं ना, ये पॉलिटिकल विल के साथ नहीं, ये अपने आप को प्रोपोगेट करने के लिए कर रहे हैं, ये कॉस्मेटिक चेंजेस कर रहे हैं दे आर गेटिंग अनपॉपुलर, फायदा नहीं होगा, दे आर गेटिंग अनपॉपुलर, उसके बावजूद उनको फायदा पॉलिटिकल कैपिटल के लिहाज से भी नहीं हो रहा। देखें, आप टैक्सेस लगाते जा रहे हैं, आप 30% हुकूमत का खर्चा कम कर देना तो 150 अरब आपको वहीं से आ जाएगा। अपने खर्चे क्यों नहीं कम कर रहे? अच्छा, हमने कमिट किया था हुकूमत से, एप्टमा ने कमिट किया था कि हम इस साल 25 अरब पे लेके जाएंगे एक्सपोर्ट्स। वी वर ऑन ट्रैक। पिछले साल 19.5 थी हमारी। अब कॉटन जो है वो बिल्कुल पोर्ट पे फंसी हुई है, हमारी सप्लाई चेन अगले महीने बिल्कुल हॉल्ट हो जाएगी। हम 25 अरब की एक्सपोर्ट के बजाय हम 16-17 अरब पे रह जाएंगे, तो वो 8-9 अरब का खसारा कौन पूरा करेगा? और ये सब दिखावे की चीजें हैं। आप असल वो चेंजेस करें जो आपकी इंडस्ट्री को फैसिलिटेट करे और आपकी इकोनॉमी को आगे लेके जाए। देखिए 18% इन्होंने कहा सेल्स टैक्स कर देंगे, 80% आपकी इकोनॉमी तो डॉक्यूमेंटेड ही नहीं है। सबसे बड़ी चीज है इकोनॉमी को डॉक्यूमेंट करें। आप सेल्स टैक्स को 10% पे ले जाएं 18 के बजाय, तो भी बिल्कुल ब्लैक इकोनॉमी को कंट्रोल करना पड़ेगा। हामिद साहब, मैं मजीद बात करते जी, अकील करीम ढेड़ी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, माहिर मैशत हैं। अकील साहब, शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। आपका क्या व्यू है इस मिनी बजट के हवाले से? 117 अरब रुपए के टैक्सेस लगा रहे हैं और जिसमें कुकिंग ऑयल भी शामिल है, सीमेंट भी शामिल है, लग्जरी आइटम भी शामिल है। क्या लगता है आपको कोई और अल्टरनेटिव था इस गवर्नमेंट के पास? मेरे ख्याल से ये टैक्स तो उन्होंने लगाया ठीक है, लेकिन मुझे लगता है इनको बहुत बड़े डिसीजन लेने पड़ेंगे। ये कुछ भी नहीं है। इस वक्त अपने मुल्क को बचाने के लिए, जिसका 7,000 अरब का रेवेन्यू टारगेट है, जिसकी डेट सर्विसिंग 8,000 अरब है, आप बता दें कि वो कैसे सरवाइव करेगा। आपको नोटें छापनी पड़ती है, आपको बोरो करना पड़ता है, आपकी ये बोरोइंग बढ़ती जाएगी। एक टाइम आएगा कि आप पे नहीं कर सकेंगे। मैं कह रहा हूं कि अगर इस कैंसर का इलाज करना है तो खुदा के लिए कोई बड़े डिसीजन लो। अगर आप नहीं लोगे, 4-5 हजार के अरब के टैक्सेस लगाने होंगे। अगर ब्लैक इकोनॉमी है उसको पकड़ना होगा, FBR को ठीक करना होगा, गवर्नमेंट के अपने इदारों को ठीक करना पड़ेगा, पेमरा को ठीक होगा, इनमें ठीक करना पड़ेगा। अकील साहब, स्पेसिफिकली जो रिफॉर्म्स की आप बात कर रहे हैं उनको जरा हाईलाइट कर दें कि क्या क्या रिफॉर्म्स में मजीद शामिल होना चाहिए। पहला काम इनको ये करना है कि जो इंटरनेशनल प्राइस है उससे सस्ती चीज वो ना दे। ठीक है, हम आज भी बहुत बड़ी सब्सिडी दे रहे हैं और ये दे किस खुशी में रहे हैं मुझे आज तक समझ नहीं आ रही। सब्सिडी जीरो, सब्सिडी फॉर पुअर अनाउंस करें कि गरीब आदमी का जो 300 रुपए का बिल है वो उससे ज्यादा उसका नहीं बढ़ेगा। अकील साहब, लेकिन परचेजिंग पावर पैरिटी जो होती है उसमें भी फर्क है ना, फर्स्ट वर्ल्ड की प्राइस में और यहाँ पे, चाहे उसमें भी अफोर्डेबिलिटी कम है पाकिस्तान में। मैं कहाँ कह रहा हूँ कि आप ये करें कि किसी छोटे आदमी को सर्वाइवल ही ना हो। मैं तो वही कह रहा हूँ, छोटे आदमी को छोड़ दो। देखें, बांग्लादेश क्राइसिस में आया, उसका रेवेन्यू गिरना शुरू हुआ, उसकी करेंसी डीवैल्यू हुई, 24 घंटे के अंदर उन्होंने डिसीजन लिया। आपको पता है आप जो गैस बेच रहे किस रेट में बेच रहे? क्योंकि हमारी फ्री की गैस है ना, हम खुद पैदा करते हैं। हम बेचते हैं 40 पैसे की, बांग्लादेश वो गैस बेचता है रुपए की। आप मुझे बता दें कैसे सर्वाइव होंगे हम लोग? हमारी प्रॉफिटेबिलिटी कभी आपने देखी है? बैलेंस शीट जाके देखी है किसी ने? हम कहते हैं फला मर गया, फला तबाह हो गया, तो उसकी बैलेंस शीट निकाल लो ना, वो बता देगी। हर साल तो बैलेंस शीट बनती है, हर 3 महीने के रिजल्ट देते हैं, जाके चेक तो कर लो ना भाई। आप मुल्क नहीं बचाओगे, आपका करेंसी डीवैल्यू होती जाएगी। करेंसी डीवैल्यू होती जाएगा तो आप सरवाइव कैसे करेंगे? आपको सरवाइव होने के लिए बड़े डिसीजन लेने होंगे। इस वक्त में 1% सेल टैक्स को पकड़ के बैठ जाऊं,
ओ भाई, जिनके ऊपर इम्पैक्ट आ रहा है उनकी तनख्वाहें बढ़ाओ ना। मिनिमम तनख्वाह बढ़ाने में पेट में दर्द क्या हो रहा है? 35,000 कर दो, वो तो वैसा ही मरा हुआ है। बिल्कुल जब तक आप उनकी सैलरी नहीं बढ़ाओगे, गवर्नमेंट ये तो अनाउंस कर सकती है ना। सही। लोग पहले कहते थे ना, बांग्लादेश को देखो सस्ती गैस दे रहा है, तो अब जाके बांग्लादेश को देखो ना, अब वो कितने में दे रहा है, हम कितने में दे रहे हैं। मैं आपको समझाना ये चाहता हूँ, अगर आप मुल्क जी। बचेगा तो हम सर्वाइव करेंगे ना। बिल्कुल। ये पूरा कारोबार खत्म हो जाएगा। आप ये 170 बिलियन के टैक्स लगा के, मुझे तो लगता नहीं है इनको नींद आनी चाहिए। इनके सामने तो होल दिख रहा है। अब उस होल को पूरा करके आप काम करो ना। आप पीनट्स, मैंने कहा, मैं 2-3 टीवी चैनल पे कह चुका हूं कि पाकिस्तान को लगा हुआ है कैंसर, और हमारी कौम इलाज कर रही है पैनाडोल से, कि पैनाडोल से हम ठीक कर लेंगे। तो ये तो आप खुदा का खौफ करो यार। अकील साहब, लेकिन एक मसला है ना, जिस तरह पहले भी शो में डिस्कस हुआ कि गवर्नमेंट इनसिक्योर है, और किसी हुकूमत को अगर ये इल्म नहीं है मैंने कितना सर्वाइव करना है, वो लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाए कैसे? अगली हुकूमत आके रिवर्स कर देती है। मेरे भाई साहब, अगर आप मुल्क के इंटरेस्ट में बनाएंगे तो अच्छी बात है। आज आप बैठे हैं ना, सर्वाइव करो या ना करो उसको आप छोड़ दो ना। अभी तो मुल्क को बचाना है ना। आपके घर में पेशेंट बीमार होता है, आपकी क्या, अपने माँ बाप को लेके हॉस्पिटल जाते हो, अच्छे से अच्छा इलाज करवाते हो, पैसे हो ना हो कर्जा लेके कराते हो ना जी। तो आज पाकिस्तान बीमार है, इसका इलाज नहीं कराओगे। आप बोलोगे नहीं मुझे इलेक्शन लड़ना है, मुझे वोट नहीं पड़ेगा। भाई माफ कर दो, अल्लाह के वास्ते 77 साल से हम गधे बन रहे हैं लोगों से, बहुत हो गया। मुल्क को बचाओ, मुल्क को बनाओ। सही, ठीक है। अगर आप इसी तरह करते रहे तो ये मुल्क नहीं चलेगा। ये 170 अरब के टैक्स लगा के आपको कोई फायदा नहीं होगा। ठीक, जीरो। सही, मतलब रिफॉर्म करना पड़ेगा लॉन्ग टर्म पॉलिसी के लिए। सही, लॉन्ग टर्म लाने पड़ेंगे हर इदारों में। सही, ठीक है। लाओगे, मैं यकीन से कहता हूं कि हमारी जितनी इकोनॉमी स्ट्रांग है, हमारी लोकल इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग है कि ये 20,000 अरब रुपए कलेक्ट कर सकती है। अच्छा, 20,000 अरब। ठीक, सही। बहुत शुक्रिया। अकील करीम साहब हमारे साथ मौजूद थे। हामिद ज़मान साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक शामिल करता हूं मैं, और ब्रेक के बाद मतीन साहब और इसके साथ साथ हमारे साथ मुनीज़ा साहिबा मौजूद हैं, उनसे सियासी मामलात पर बहस करेंगे आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। इमरान खान साहब ने अपने ख़िताब में आज अपनी माजी की जो कुछ पॉलिसीज़ थी उनको भी डिस्कस किया, उस पर ज़रा बात करते हैं। मुनीज़ा साहिबा, इमरान खान साहब ने आज ये कहा है कि अपने दौरे हुकूमत में मैंने ये लेसन लिया है कि एक्सटेंशन मुद्दत मुलाजमत में नहीं देनी चाहिए किसी भी आर्मी चीफ़ को। क्या लगता है आपको कि ये कहना इतनी आसानी से उनका, ये वाकई लेसन लर्न किया उन्होंने, या किसी पर्सनल वनडाटा में ये बात कर रहे हैं? प्रिंसिपल नहीं है उनका ये? देखिए, ये तो तभी पता चलेगा जब वो फिर से हुकूमत में आएंगे। मगर ऑपोजिशन में आके जो है सारे सियासतदान ऐसी बातें करते हैं, मगर जब हुकूमत में आते हैं तो उनको एमनीशिया हो जाता है। तो मेरा ख्याल है कि बाकी हमने सियासतदानों को भी देखा, उन्होंने भी कुछ ऐसी बातें की, मगर कम से कम हम ये कह सकते हैं कि इस बार जो है एक्सटेंशन नहीं दी गई, और बहुत जोर था कि एक्सटेंशन दी जाए, मगर एक्सटेंशन नहीं दी गई। तो कुछ तो सबक हासिल किया है सियासतदानों ने। अब क्या इमरान खान साहब उसी प्रिंसिपल के तहत जो है वो हुकूमत करेंगे और हुकूमत में रहेंगे, ये तो वक्त ही बताएगा, हम कैसे इसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं। बहरहाल हम उम्मीद करते हैं कि इमरान खान साहब ने कुछ अपनी गलतियों से सीखा हो। सही, ठीक है, पॉइंट आ गया आपका। फ़ारूक सलीम साहब ने हमें ज्वाइन किया है। फ़ारूक साहब, बहुत शुक्रिया आपका। फ़ारूक साहब, ये ओवरऑल सिचुएशन हमने आज देखी है, जो हुकूमत का कहना यही है कि ख़ासे मुश्किल हालात में हमने टेकअप की थी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, जब 24,000 का कर्ज़ था, इसके अलावा IMF की शराइत ख़ासी सख्त थी, और आज जो मिनी बजट भी पेश हुआ है उससे मज़ीद टैक्सेस का नफाज हो रहा है। क्या लगता है आपको, वे आउट नहीं था गवर्नमेंट के पास कोई इस तरह के इक़दाम करने के अलावा? देखिए, गलतियाँ ताज़ा नहीं हैं। गलतियाँ माशी पॉलिसी के हवाले से, गलतियाँ पिछले 25-30 साल से मुख्तलिफ हुकूमतें जो हैं वो कर रही हैं, और उन्हीं गलतियों के नताइज ऐसे निकलते हैं कि फिर हम मजबूर हो जाते हैं कि हम IMF के पास। देखिए, मैं आपको विद कॉन्फिडेंस ये कह सकता हूँ कि पाकिस्तान के जो प्रॉब्लम्स हैं वो सियासी हैं, वो माशी नहीं है। अच्छा। सियासी फैसलों के नताइज में
जो माशी कीमतें हमें चुकाना पड़ती हैं, उनकी वजह से ये माशी प्रॉब्लम जो है वो हमारे सामने नजर आने लगते हैं। देखिए, अभी आपने मिनी बजट का जिक्र किया। मिनी बजट की वजह क्या है? 180 अरब रुपए के इजाफी टैक्सेस हुकूमत को क्यों लगाना पड़ रहे हैं? असल सवाल तो ये बनता है। देखिए, जून के महीने में जब हुकूमत ने बजट पेश किया था, उसमें जो अहदाफ रखे गए थे हुकूमती अखराजात के हवाले से, हुकूमती आमदन के हवाले से, वो पूरे नहीं किए गए। हुकूमती अखराजात जो है वो अहदाफ से कहीं ज्यादा बढ़ जाते हैं। जो हुकूमती कलेक्शन का, रेवेन्यू का, आमदन का जो तखमीना बताया जाता है वो पूरा नहीं हो पाता। फिर अब 4 महीने बचे हैं और जो हुकूमती वादे किए गए थे, जो हुकूमती अहदाफ दिए गए थे IMF को, वो पूरे नहीं हुए। तो अब आप समझिए कि 170 अरब रुपए का इजाफी टैक्स, और ये ना भूलिए इससे पहले लगभग 350 अरब रुपए का इजाफी जो गैस की मद में बोझ पड़ने वाला है, और कोई 250 अरब रुपए का इजाफी बोझ जो बिजली की मद में पड़ने वाला बिल्कुल है। फारूक साहब, लेकिन जिस तरह आपने कहा बिल्कुल फेयर है कि पॉलिटिक्स से लिंक है, पॉलिटिकल इकोनॉमी है ये, इसको हम डाइवोर्स नहीं कर सकते पॉलिटिक्स से इकोनॉमी को। लेकिन ओवरऑल कंडीशन में स्टेबिलिटी आती दिखाई नहीं दे रही। इलेक्शन की डेट अनाउंस करने की बात की जाती है, उस पर भी कोई अभी तक कंफर्मेशन नहीं दी गई। तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी तो लग यही रहा है कि परजिस्ट करने वाली है। क्या इससे अखज़ करें कि मुआशी मुश्किलात भी ऐसी ही रहेंगी बाय द एंड ऑफ द ईयर? देखिए, इस वक्त 2 सबसे बड़े इशू जो हैं अवाम के हवाले से, वो महंगाई का है। 27-28% पे महंगाई की शरह है। हुकूमत के हवाले से सबसे बड़ा इशू इस वक्त डॉलर का एक संगीन, खौफनाक, खतरनाक किस्म का फुकदान है। अब मेरी समझ में नहीं आता कि इलेक्शंस के नतीजे में क्या महंगाई 27% से वापस 10% पे आ जाएगी? क्या इलेक्शंस के नतीजे में जो स्टेट बैंक के पास ज़खायर हैं वो 2.9 अरब से कहीं 20 अरब पे पहुंच जाएंगे? तो इस वक्त जो मुल्क को सबसे बड़े चैलेंजेस हैं, सबसे बड़े इश्यूज हैं, उनका हल मुझे कहीं इलेक्शन में नजर नहीं आता। अच्छा, मतलब ये जो नैरेटिव पिच किया जाता है कि इलेक्शन अगर हो गए और एक स्टेबल मैंडेट से 5 साल के लिए जो गवर्नमेंट आएगी, IMF उससे बेहतर नेगोशिएट करेगा, आपको वजन नहीं दिखाई देता इसमें? देखिए, IMF को कहा जाता है कि वो रूल बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। वो कायदो कवानीन बना रखे हैं, उनके पास स्पेसिफिक किस्म के आदाद शुमार हैं। वो जब किसी भी मुल्क से आके डील करता है तो वो आपको हिसाब किताब बताता है, हिसाब किताब पूछता है। 2 जमा 2 4 हुए या नहीं हुए। उनके कोई फेवरेट्स नहीं होते। ना तो प्रेजेंट गवर्नमेंट या उसके हुक्मरान उसके फेवरेट्स हैं, ना इमरान खान साहब उनके फेवरेट हैं। उनका मामला 2 जमा 2 होता है। जो भी हुकूमत को 2 जमा 2 4 कर दिखाएगी, वो IMF के प्रोग्राम में या IMF को प्रोग्राम को मुकम्मल करने में कामयाब हो जाएगी। तो IMF का ताल्लुक जो है वो कोई फेवरेट या नॉन फेवरेट नहीं है। उन्होंने तो आपसे आके हिसाब पूछना। तो फारूक साहब, ये ओवरऑल जो कहा जाता है, जिस तरह आपने IMF का भी कहा कि उनकी तरफ से कोई बायसेस इस तरह के नहीं होते, लेकिन क्या किसी भी हुकूमत के पास ये ऑप्शन है कि जितनी भी हार्श टर्म्स IMF हम पे इम्पोज करता है उसको डिनाई कर सकें, उसमें तब्दीली के लिए उनको कायल कर सकें, या उस पोजीशन से पाकिस्तान अब गुजर चुका है एंड वी जस्ट हैव टू सबमिट टू देम कि जो वो कहेंगे उसको इम्प्लाई करें? देखिए, 2 या 3 तल्ख हकायक। पहली तल्ख हकीकत ये है कि कोई भी हमारी कनपट्टी पे बंदूक रख के हमें जबरदस्ती IMF के पास नहीं लेके जाता। हकीकत ये है कि हम अपनी गलत पॉलिसियों के नतीजे में हमारे पास डॉलर्स हो जाते हैं ख़त्म। जो तजारती खतरा है वो बहुत बड़ा है। जब डॉलर्स ख़त्म हो जाते हैं तो फिर हम भागते हैं IMF की तरफ, और जब हम IMF की तरफ भागते हैं तो जहन में रखिए कि वो उधार देने वाला इदारा है, हम उधार लेने वाले हैं। तो जब उधार देने वाले के पास उधार लेने वाला जाता है तो फिर जो शराइत उधार देने वाला रखता है वो उधार लेने वाले को माननी पड़ती। अच्छा, तो इससे पहले की जो गवर्नमेंट थी, आज क्योंकि इसहाक डार साहब ने अपने खिताब में ये भी कहा है कि जिस तरह से ये मुआहिदा किया गया और 2013 से 18 के दरमियान जो हमारी मुआशी पेशरफ थी उसको स्लो डाउन PTI की गवर्नमेंट ने किया। हम 6% पे ग्रो कर रहे थे, कर्ज़े कम थे। तो आपको लगता है कि जो पिक्चर पेंट किया है इसहाक डार साहब ने वैसा ही है या फिर पॉलिटिकल बायस है इसमें? देखिए, सियासी तारीख देख लीजिए, जो भी हुकूमत आती है वो इल्ज़ामात का बोझ जो है वो उससे पहली वाली हुकूमत पे डाल दिया जाता है।
यहाँ पे पीडीएम वाले जो हैं वो पीटीआई के ऊपर अपनी नाकामियों के इल्जाम डालते हैं। इमरान खान साहब कहते हैं कि सारी गलतियां जो है वो जनरल बाजवा साहब की थी। गलतियां हुकूमत की अपनी है। देखिए, जो सियासी फैसले किए जाते हैं और उनके नताइज जो माशी भुगतने पड़ते हैं। अब आपको याद होगा कि फरवरी 28 तारीख थी सन 2022, जब साबिक़ आज़म साहब टेलीविजन पे आए और उन्होंने एक सियासी फैसले का ऐलान किया। उन्होंने ऐलान किया कि वो सब्सिडी देंगे वो 10 रुपए की फी लीटर पेट्रोल और डीजल। जी। अब वो वादा कर चुके थे, उनकी हुकूमत वादा कर चुकी थी आईएमएफ से कि ऐसा कुछ नहीं होगा। ट्रस्ट डेफिसिट क्रिएट हुआ उससे। तो उसका नतीजा देखें, उसका नतीजा आज भी हम भुगत रहे हैं। उसके नतीजे में मुझे याद है कि 16 अरब डॉलर के जो ज़खायर थे ज़र मुबादला के, वो एक महीने में गिर के 12 बिलियन डॉलर पे पहुंचे। आप सोचिए, उस एक सियासी फैसले का नुकसान कोई एक महीने में 4 अरब डॉलर का हुआ। हम सिर्फ 1 अरब डॉलर मांगने चले हैं आईएमएफ से। इसी तरह एक सियासी फैसला जो है वो अक्टूबर के महीने में किया गया। इसहाक डार ने ये सियासी फैसला किया कि रुपए की कदर को मसनूई तौर पे रोका जाएगा। उसका खामियाजा हम आज भुगत रहे हैं। उसकी कीमत, उसकी माशी कीमत आज भुगत रहे हैं। तो मामला सियासी है, हमारे प्रॉब्लम सियासी हैं, माशी नहीं। अच्छा, तो ठीक है, मतलब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के बगैर ये सब इम्पोर्टेंट जो आप बातें कर रहे हैं ये अचीव करना फिलहाल में भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन फ़ारूक साहब, इसके साथ साथ अगर बात की जाए इससे पहले की गवर्नमेंट के जो इनिशिएटिव थे, और इसमें ओवरऑल आर्ग्यूमेंट ये किया जाता है कि किसी भी पार्टी की अगर हम बात करें तो उनकी जो मुआशी पॉलिसी है उसमें सिर्फ 19-20 का फ़र्क हो सकता है, लेकिन इसके अलावा कोई नहीं है। तो फिर डिफरेंट आइडियाज़ को ये कैसे पिच कर लेते हैं कि हम आ गए तो सब ठीक कर देंगे? आपको लगता है कि तीनों पार्टीज़ का इकोनॉमिक एजेंडा प्रिटी मच द सेम, कोई ख़ास फ़र्क नहीं है उसमें? देखिए, मुझे तो नज़र आता है कि माशी पॉलिसी है ही नहीं। आप सोचिए कि पिछले 5 सालों में 6 वज़राए ख़जाना बदले। 5 सालों में 5 तो वज़राए आज़म बदले गए। अब पहले 44 महीने पीटीआई की हुकूमत देखी, उसमें कोई 4 वज़राए ख़जाना आए और गए। कोई 6 या 7 एफबीआर के चेयरमैन आए और गए। कोई 4 बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के चेयरमैन आए और गए। इंतजामी हवाले से देखें तो आईजी पंजाब कोई 7 या 8 आईजी पंजाब बदले हैं 44 महीने जी। अब हर एक वजीर खजाना को 8, 9, 10 महीने मिल रहे हैं टोटल टेन्यर, तो उसमें पॉलिसी बनाएगा और क्या उस पॉलिसी के ऊपर कोई अमल दरामद। तो मिफ्ता इस्माइल साहब का जो रिमूवल था, आपको समझ आया कि क्यों किया? देखिए, मेरी समझ से तो बाहर की बात है। वजीर खजाना की पॉलिसी जब तक, जिसको हम कहते हैं पॉलिसी प्रेडिक्टेबिलिटी, जब तक की पॉलिसी, माशी पॉलिसी खास तौर पे उसकी पेशीन गोई सरमायाकार नहीं कर पाएगा तो सरमाया नहीं लगेगा, सरमायाकारी नहीं होगी। सरमायाकारी उस सूरत में होगी जब पॉलिसी की प्रेडिक्टेबिलिटी हो, जब सियासी इस्तेहकाम हो, और उस वक्त फिर मुल्क के वसाइल जो हैं उनको सही तरह उनकी मैनेजमेंट की जाए। फारूक साहब, अभी रिसेंटली ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में भी इस बात को हिंट किया गया है कि पाकिस्तान से बहुत एक बड़ा सम डॉलर्स का जो है वो स्मगल हो जाता है बॉर्डर के थ्रू। आपको लगता है कि ये रियलिस्टिक क्लेम है और वाकई ऐसा हो रहा है तो अथॉरिटीज़ फिर उनके क्वेश्चन मार्क आना चाहिए उनकी परफॉर्मेंस? देखिए, बिल्कुल भी ऐसा नहीं हो। ये सिर्फ अपनी गलतियां का इल्जाम अफगानिस्तान के ऊपर डालने के बराबर। अच्छा, आज अगर आप चेक करें तो काबुल में आज इस्लामाबाद के मुकाबले में, लाहौर के मुकाबले में काबुल में डॉलर सस्ता है। बिल्कुल, अगर बिलो 100 है तो आप मुझे बताएं, किसी का दिमाग खराब हुआ है कि वो पाकिस्तान से महंगा डॉलर लेके स्मगलिंग करेगा, रास्ते में 10 लोगों को रिश्वत देगा और फिर जाके सस्ता काबुल में बेच देगा? बिल्कुल, इसकी सेंस नहीं बनती। फारूक साहब, सॉल्यूशंस की तरफ आ जाते हैं, टाइम महदूद है हमारे पास। रिफॉर्म्स में आप क्या एडवाइस करते हैं? व्हाट शुड बी द 5 स्टेप्स जो आपको लगता है कि ये किए बगैर पॉसिबल नहीं है आगे बढ़ना? देखिए, इस वक्त रिफॉर्म्स का मामला तो दूर। अच्छा, इस वक्त के पास 2.9 अरब डॉलर के ज़खायर बचे हैं। 23 करोड़ पाकिस्तानियों का ये मुल्क
और 16 से 17 दिन से ज्यादा के इंपोर्ट के पैसे नहीं है। यहाँ रिफॉर्म कौन सोचे? मतलब इकोनॉमिक इमरजेंसी के अलावा सोल्यूशन नहीं है। देखिए, एक गैर एलानिया फाइनेंशियल इमरजेंसी तो ऑलरेडी लगी हुई है। अब फाइनेंशियल इमरजेंसी में क्या करती है हुकूमत? वो एलसीज बंद कर देती है, वो डॉलर्स के ऊपर रुकावटें लगा देती है, वो आपके क्रेडिट कार्ड की पेमेंट्स रोक लेती है। सर वो खुदा ना खास्ता 90s में हमने ये भी देखा है ना कि फॉरेन करेंसी अकाउंट तक पहुंच जाती है गवर्नमेंट। इस बार भी ऐसा तो नहीं हो जाएगा? देखिए, अब ये तो फ्यूचर की बात तो मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन फाइनेंशियल इमरजेंसी एक गैर एलानिया, देखिए एलसीज नहीं खुल पा रही हैं। सही। आपके ऊपर क्रेडिट कार्ड की ऊपर जो स्पेंडिंग की लिमिट्स हैं वो हुकूमत ने डिटरमिन कर दी है, उनको बहुत कम कर दिया गया है। इम्पोर्ट्स नहीं हो रही हैं। यही सारी चीजें हो सकती हैं कि जो इमरजेंसी लगाई जाए और उनके अंदर इन इक़दामात का ऐलान किया जाए। आज आप बैंक के पास जाएं, अगर 8-10 हज़ार डॉलर आपके अपने उस बैंक अकाउंट में पड़े हैं तो वो बैंक आपको देने के काबिल नहीं है। तो ये तो इमरजेंसी तो गैर एलानिया सही इमरजेंसी बेसिस पे चीज़ों को फिक्स करा। बहुत शुक्रिया। फ़ारूक सलीम साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम आपने मुलाहिज़ा किया। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।